नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और जैसा आप सभी जानते हैं हमारे कार्यक्रम में होते हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद हमारा पशुधन और आखिर में बात होगी कामयाब किसान की दास्तान की। कैसे आप भी इस कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं ये बताएंगे आपको। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी की, जिसमें आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और किस तरीके से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कौन सी वो नई तकनीक है या कौन सी वो ऐसी फसल है जिसका चयन करके आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी होगी, आप जागरूक होंगे, तो जाहिर तौर पर आपकी आमदनी दोगुनी भी हो सकती है और फसल कोई भी हो आप उससे बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। तो आइए इन्हीं सारी जानकारी के लिए देखते हैं हमारी की खास रिपोर्ट। पॉली हाउस में खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बेमौसम की सब्जियां कम से कम नुकसान पर उगाई जा सकती हैं। ये एक तरह की संरक्षित प्रणाली है। इससे तैयार होने वाली उपज से किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिलता है। पॉली हाउस में खेती करने के लिए पहले वातावरण को अनुकूल बनाया जाता है और इसके बाद सब्जी की फसल उगाई जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करके किसान खुले में खेती के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से निजात पा सकते हैं। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कम सघनता वाले पॉलिथीन या पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीट रोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। पॉली हाउस में अच्छा मुनाफा मिले, इसके लिए जरूरी है कि किसान उन फसलों का चयन करे जिनका बाजार मूल्य हमेशा अच्छा मिलता है और साल भर इनकी मांग भी बनी रहती है। हालांकि पॉली हाउस को बनाने में आने वाली शुरुआती खर्च थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन एक बार इनको तैयार करने के बाद अगले कई साल तक इससे मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं खुले खेतों की तुलना में पॉली हाउस से होने वाले 4 गुना उत्पादन से इस खर्च की जल्दी ही भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी से राह आसान हो जाती है। अगर बात करें पॉली हाउस के प्रकारों की, तो हर किसान उपलब्ध स्थान और संसाधन के हिसाब से पॉली हाउस बना सकते हैं। वैसे इनके आकार के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं: पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नालीदार टनल। पॉली हाउस के अंदर लगे रक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से इसके अंदर का ताप, आर्द्रता और प्रकाश को नियंत्रित कर दूसरे मौसम की फसलों को उगाने के हिसाब से बनाया जाता है। पॉली हाउस में एक साल में 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं। संरक्षित वातावरण में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। साथ ही विपरीत मौसम जैसे पाला, कोहरा, ओला, बारिश, ठंडी या गर्म हवाओं से फसलों का बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा पॉली हाउस में खेती से पॉली हाउस में एक वर्ष में 3 से 4 फसलें ली जा सकती हैं। फसलों में रोग और कीट लगने की आशंका भी कम होती है। विपरीत मौसम का फसलों पर नहीं पड़ता प्रभाव, फसल की गुणवत्ता अच्छी मिलती है। इस तरह से तैयार फसलों का बाजार मूल्य भी अच्छा मिलता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी बनी रहती है। पॉली हाउस या संरक्षित खेती से साल भर भरपूर पैदावार ली जा सकती है। इस विधि से 5 से 10 गुना ज्यादा सब्जियों व फलों की पैदावार मिलती है। इस तरह की तकनीक पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित होती है, जो रसायनों से मुक्त होती है। रसायन मुक्त उपज का किसानों को दाम भी अच्छा मिलता है, जिससे आय में इजाफा होता है। मुनाफा अच्छा मिलता रहे, इसके लिए किसान वही फसलें लगाएं जो कम समय में तैयार हो जाएं। तो जाना आपने खेती किसानी में किस तरीके से बेहतर उत्पादन करके अच्छा लाभ भी आप कमा सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे सेगमेंट हमारा पशुधन में, जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं ना सिर्फ पशुपालन क्षेत्र की, इसके अलावा अगर बात की जाए मुर्गी पालन या मछली पालन क्षेत्र की, क्योंकि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं और इनके जरिए हमारे किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं हमारा पशुपालन में आपके लिए क्या है फायदेमंद। किसान भाइयों, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश में हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही दिन पे दिन हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि प्रति व्यक्ति यदि हम बात करें तो काफ़ी कम होती जा रही है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो किसान भाइयों के सामने ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो ऐसा कौन सा व्यवसाय अपनाएं जिससे वे अपने उस व्यवसाय को आय के रूप में अपना सकें। तो पशुपालन और मुर्गी पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसान भाई कम जमीन अगर उनके पास है तो उसमें अपने इसको व्यवसाय के रूप में अपनाकर उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आय अर्जित कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो मुर्गी पालन जो कि मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाता है, मांस उत्पादन हेतु जिसको कि हम ब्रॉयलर उत्पादन के नाम से जानते हैं, दूसरा अंडा उत्पादन जिसको कि हम लेयर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही ऐसी योजनाएं हैं जिसपे भारत सरकार के द्वारा नाबार्ड के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं जो हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में भी किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे इस संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं वो अपने निकटतम नाबार्ड के कार्यालय से जाकर इस पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य रूप से मुर्गी पालन दो तरीके से किया जाता है, मांस के लिए और अंडा उत्पादन के लिए। तो अंडा उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम मुर्गियों से अंडा उत्पादित करके और उसे बाजार में हम बेचते हैं और हमारे किसान भाइयों को उससे अच्छा आय प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है। इसमें वर्तमान समय में 10,000, 15,000 और 25,000 की लेयर फार्मिंग के ऊपर नाबार्ड की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा इस पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। और जो किसान भाई इसको अपनाकर इसको आय के रूप में या व्यवसाय के रूप में इसको कर रहे हैं वो इससे लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें नित्य प्रतिदिन यदि हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें मुर्गी पालन व्यवसाय में आधुनिक तरीके से करने पर उससे इसमें आमदनी का जो जरिया है वो और अधिक बढ़ जाता है। इस व्यवसाय में मुख्य रूप से हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमें विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप मुर्गी पालन, चाहे वो ब्रॉयलर फार्मिंग हो या लेयर फार्मिंग हो, उसको अपनाना चाहिए। समय समय पर इसमें टीकाकरण करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पे भी हम इसकी इकाई को रखते हैं उस इकाई की साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनके खान पान, उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर, साथ ही साथ उनकी आयु वर्ग के आधार पर उनको निर्धारित करते रहना चाहिए। जैसे ही लेयर बर्ड्स का उत्पादन काल खत्म हो जाता है उससे पूर्व में ही हमें यह सुनियोजित कर लेना चाहिए कि हमें इन बर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए जो आगे का स्टॉक चाहिए उसकी भी हमें व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो आहार है, जहाँ तक संभव हो सके आहार अपने ही फार्म पे यदि हमारे किसान भाई जो लेयर फार्मर है उसको बनाते हैं तो वो आहार पे आने वाला जो अतिरिक्त खर्च जो हम बाजार से खरीदते हैं उससे काफ़ी कम हो जाता है और वो सीधे किसी न किसी तरीके से लाभ के रूप में हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होता है। जो लेयर फार्मिंग में मुख्य रूप से बर्ड यूज़ की जा रही है उसका जो बेसिक जर्म प्लाज्म है वो व्हाइट लेग हॉर्न है जिसको कि विश्व भर में अंडा उत्पादन के नाम से ही जाना जाता है। और हमारे देश में कुछ ऐसे निजी संस्थान हैं जिनके द्वारा इस तरह की इसकी जो स्ट्रेन है वो विकसित किए गए हैं जो एक साल में 300 से लेकर 330 तक अंडा दे देते हैं। तो इस दृष्टिया से यदि हम देखें तो निश्चित ही यदि हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं तो अगर वो अंडा उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं तो निश्चित ही वो उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
और चलिए अब बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। जैसा आप सभी जानते हैं, कोई भी महीना हो उसमें बेहद ज़रूरी कि आप अपने जो आपके पशु हैं आप उनका ख्याल रखें। तो इसी सारी जानकारी के लिए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तान की। आप देखते रहिए गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जी हाँ, कामयाब किसान की दास्तान। और ये दास्तान आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हर एक किसान एक सपना देखता है कामयाबी का। नई जानकारी को अपनाकर न सिर्फ अपने उत्पादन को बढ़ाए बल्कि अपनी आमदनी को भी बढ़ा सके। और ऐसे ही जो सपने हैं जो हम आपको दास्तान दिखाते हैं, उन किसानों ने भी देखे और उनकी दास्तान आज हमारे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। तो आइए कामयाब किसान की दास्तान में देखते हैं एक ऐसे ही सफल किसान की दास्तान। महिलाओं का सबसे बड़ा गुण पाक कला से जुड़ा होता है। यही वजह है कि लगभग हर महिला खाना बनाने में पारंगत होती है। महिला की इस खूबी को उसकी कमजोरी माना जाता रहा है और महिला के दायरे सीमित समझे जाते रहे हैं। लेकिन अगर महिला ठान ले तो वो अपने इस गुण को निखार कर खुद तो आत्मनिर्भर हो ही सकती है, साथ ही कई महिलाओं को भी रोजगार दे सकती है। आज हम ऐसी ही एक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथ औरों का जीवन भी संवारा है। गाजर को चाकू से आकार दे रही हैं सीमा जी, जो तरह तरह के अचार बनाती हैं। उनके हाथ में जो जादू है वो लोगों को सहसा उनके उत्पाद लेने पर विवश करता है। सीमा के बनाए अचार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो इसमें फार्म हाउस में उगाई गई सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं। मूल रूप से मेरठ की रहने वाली सीमा ने शुरुआती दौर में कई मुश्किलों का सामना किया और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ा। सीमा बताती है कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से अचार बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद छोटे स्तर पर अचार बनाने के व्यवसाय को शुरू किया। क्या कहना है सीमा जी का अचार के इस सफर के बारे में, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ससुराल में सब्जी वब्जी का काम करा जाता था, नलाई सब्जी जंगल का, तो वहाँ पे काफ़ी कर्जा हो गया। हमने खेतीबाड़ी लगाई, वहाँ पे हमारा काफ़ी कर्जा हो गया था। फिर वो उसके कर्जे से वहाँ पे रह के काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी, मतलब हमें। तो वहाँ से हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं कहीं,
अपना काम चलाने के लिए। तो हम दिल्ली में आए जब हमारे पति जी की 4,000 रुपये सैलरी थी। फिर जो है हमने अचार के लिए सोचा, मैंने हमें पता पड़ा कि उज्वा में ट्रेनिंग दी जाती है अचार की। तो अचार हमने वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ट्रेनिंग कुछ करा दो। थोड़ा बहुत आता था, माँ बापों के सामने सीखा हुआ था और वहाँ से सीखी मैंने अचार की ट्रेनिंग करी। वहाँ से रितु मैम है, उन्होंने हमें अचार सिखाया। तो थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने अपने फार्म में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे हमने ऑर्गेनिक सब्जी लगा रखी हैं, जैसे गाजर, गोभी और ये मटर हम अपने फार्म में लगाते हैं हर सारी चीज़ें। फिर वही आम, ये चीज़ें हमने लगाई, वही तोड़ तोड़ के सब्जी की दुकान, हमने एक सब्जी की दुकान लगा रखी थी। उसी पे थोड़ा थोड़ा 2-2 किलो 1-1 किलो थोड़े पैसे करते, उसी में अचार लगाते अपना। वो सबको जो सब्जी लेने आते उन्हीं को टेस्ट करा के हमने अचार देना चालू करा। तो हमारा अचार कुछ कुछ पसंद आने लगा, फिर डिमांड बढ़ने लगी हमारे अचार की, तो हम अचार बनाने लगे। मैं जब यहाँ आई थी तो हमारे बाबूजी थे जिन्होंने हमें फार्म में काम दिया था। तो उन बाबूजी, अब तो हमारे पास वो है नहीं, लेकिन मैं उनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इस तरक्की की उस पर हमें उन्होंने रास्ता दिखाया। रितु मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे गुरु हैं। मुझे अच्छा है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा वो सिखाया, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं। वो सबका सपोर्ट करती हैं मैम। तो बस यही कहना चाहूँगी मैं, हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, अचार बनाना सिखाती हैं। सीमा का सपना है वो अचार की खुद की फैक्ट्री लगाएं। हालांकि इस छोटे प्रयास में भी सीमा ने कुछ महिलाओं को रोजगार दे रखा है। पहले तो 2-2, 3-3 किलो अचार था हमारा, अब आज मेरे पास 20-20, 25-25 किलो के डिब्बे हैं। बढ़ा रही हूँ गाड़ी को और अपनी फैक्ट्री बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे साथ मेरी बहनें हैं जो मेरा सहयोग करती हैं। पहले तो मैं अकेली थी, हाथ से सिलवटने से मसाला पीसा, अपना वो बनाया, वो ही बेका। फिर अब मैंने अपनी माता बहनें लगा रखी हैं ये काम करवाने के लिए। सीमा कहती हैं कि उनकी इस सफलता में उनके पति का सबसे ज्यादा सहयोग रहा। थोड़ी हमने भी गरीबी देखी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दें, अच्छी वो करें। तो इसलिए मैंने अब लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही हूँ। लाइसेंस बनवा के फिर मैं अपनी फैक्ट्री खड़ी करना चाहती हूँ काफ़ी। हाँ, इसलिए मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, पति के काम से गुजर नहीं होती, हमें भी सहयोग करना चाहिए। हमारा पति हमारा सहयोग करे, हम अपने पति का, तो दोनों का साथ और सबका विकास करना चाहिए। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी वो सपोर्ट करा है मेरा। तो इसीलिए बस ये चाहती हूँ मैं सब अपने काम बढ़ाएं। जो फार्म में हम सब्जी उगाते हैं उसमें ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं हम सभी, गाजर, मूली और जी गोभी, मतलब जो भी सब्जी होती है ऑर्गेनिक होती है। उसी का हम अचार बनाते हैं और उसी को हम दुकान पे बेचते हैं। और जो एक बार लेकर जाता है अचार, वो उसको पसंद आने लगा अचार हमारा, तो ऐसी धीरे धीरे हमारा अचार की डिमांड बढ़ने लगी। महिला अगर ठान ले तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। सीमा ने अपनी आर्थिक मजबूरियों को लांघते हुए सफलता की नई इबारत लिखी है। इससे सीमा जैसी कई महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है। उज्वा में हमने ट्रेनिंग जो ली थी उसके वहाँ से हमें अवार्ड मिला है और हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें और अवार्ड मिले और हमारा अचार और अच्छा बने और अच्छी तरक्की पे जाए। हम चाहते हैं कि हम और बहनों के लिए कुछ मिसाल बने। तो देखिए आपने कामयाबी की दास्तां, लेकिन ये दास्तां आपकी भी हो सकती है अगर आप लगातार जागरूक रहें, जानकारी लेते रहें। और इसीलिए गांव किसान आप तक सारी जानकारी पहुंचाता है, क्या नई तकनीक है, कौन सी नई योजनाएं हैं जिनसे आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।